नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय लिखा है अंशुमन चौधरी ने, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर शोध करता है। लिखते हैं, आज लिखा है भारत म्यांमार संबंधों पर। क्यों लिखा है? क्योंकि इससे पहले जब भी चर्चा हुई भारत म्यांमार संबंधों की, तो कहा गया कि भारत को म्यांमार की सेना के साथ या अभी वहां के सेना के प्रभुत्व में जो शासन चल रहा है उसके साथ बेहतर संबंध बना के रखने चाहिए। वहां लोकतंत्र पर बहुत जोर नहीं देना चाहिए, यानी रियल पॉलिटिक, प्रैक्टिकल होना चाहिए। नहीं तो एक तो चीन वहां पर हावी हो सकता है म्यांमार पर, दूसरा भारत के सीमावर्ती इलाकों में जो खास तौर पे उत्तर पूर्व के राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, वहां पर हमें नुकसान हो सकता है अगर हमारे संबंध म्यांमार में वर्तमान शासकों के साथ अच्छे नहीं रहे। तो ये ट्रेडिशनल लाइन ऑफ थिंकिंग है जिस पर हम कई संपादकीय पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का संपादकीय कुछ अलग बात कर रहा है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हेडलाइन से ही आप समझ गए होंगे, लुकिंग बियॉन्ड जुंटा। जुंटा यानी वहां का सेना लेड शासन। कह रहे हैं कि उसके पार देखने की जरूरत है। ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। ब्रॉड आउटलुक में शुरुआत होती है कि कैसे साल, 1.5 साल, 2 साल में म्यांमार के हालात बदले हैं। वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन आए हैं। लोकतंत्र की जो सुगबुगाहट वहाँ दिख रही थी पिछले कुछ सालों में, उस पर अचानक से पूर्ण विराम लग गया और सेना वापस आ गई। उसके बाद संपादकीय बात करेगा कि कैसे इस बार जो सेना ने वापसी की, वो हर बार की वापसी से अलग इस सेंस में थी कि उसको बहुत तरह के विरोध प्रदर्शन झेलने पड़े। उसके बाद आगे का संपादकीय इस बात का ब्यौरा देता है कि कहाँ कहाँ इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं और क्यों दिल्ली के लिए ये सही मौका है कि वो सेना से इतर देखे। जो दिल्ली का कभी पुराना स्टांस रहा था कि वो म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली को लेकर मुखर रहा करता था, इस बार वो स्टांस या रुख अब तक नहीं दिखा है। संपादकीय ये क्लेम करता है कि वो रुख वापस दिखना चाहिए। उसके वाजिब कारण रियल पॉलिटिक में भी, प्रैक्टिकलिटी में भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो उन कारणों को फिर गिनाया गया है और अंत में बताया गया है कि ये जो तरीका है, यानी जुंटा के पार देखने का, सेना के पार देखने का भारत म्यांमार संबंधों के संदर्भ में, ये तरीका कैसे चीन की चुनौती से भी पार पाने में मदद करेगा भारत की। तो अब बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। संपादकीय शुरू होता है कि 1 साल पहले म्यांमार में सेना ने वहां के चुने हुए शासकों को हटाकर खुद शासन पर कब्जा किया। उसके बाद एक केयर टेकर सरकार बनाई, बेसिकली एक मुखौटा सरकार, क्योंकि उसकी सारी जो चाबियां थी, उसकी जो लगाम थी, वो सेना के हाथ में ही थी। और वहां के कमांडर इन चीफ हलाइंग साहब वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन वो लोग जो नवंबर 2020 के चुनावों में चुने गए थे, उन्होंने मिलकर अपनी एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई और वो विरोध में अब तक मुखर रही है, सैन्य टेक ओवर के विरोध में मुखर रही है। इसके अलावा ये जो कू है, ये तख्ता पलट है, इसको पहले ही दिन से बहुत ही वाइड स्प्रेड, पॉपुलर, लोकप्रिय विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। हजारों लोग, जिनमें सरकारी सेवक भी शामिल थे, उन्होंने नौकरी पे जाने से इनकार कर दिया। एक प्रकार का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। जुंटा जो सरकार है वहाँ की, सेना लेड सरकार, सेना के शासन की सरकार, उसने भी बेतरह फोर्स का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गोलियां चलाई गई, रिहायशी इलाकों में रात को रेड्स की गई, सोशल मीडिया साइट्स पर काबू किया गया। माना जाता है कि लगभग 1500 प्रोटेस्टर्स तख्तापलट के बाद से अब तक 28 जनवरी तक मारे जा चुके हैं। तो 3 महीनों के अंदर ही, तख्तापलट के 3 महीनों के अंदर ही म्यांमार में अलग अलग जगहों पर सशस्त्र विद्रोह पैदा हो गए थे और कई नागरिक मिलिशिया उगाए। मिलिशिया यानी जो शस्त्र सुसज्जित, एक प्रकार से कह सकते हैं गिरोह जैसे, संगठन जैसे, वो शस्त्र सुसज्जित संगठन का उभार देखने को मिला, जिनको पीपल डिफेंस फोर्सेस कहा जाता है। इनके पास हथियार भी थे। ये म्यांमार के हर क्षेत्र में, हर राज्य में उगाए और कुछ ही समय के भीतर पूरा म्यांमार विद्रोह की चपेट में आ गया। तो आज के समय में 1 वर्ष से ज़्यादा बीत चुका है।
आज के समय में मिलिट्री को अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में और पूर्व में भी। इससे पहले भी म्यांमार ने सेना का शासन देखा है, लंबा शासन देखा है, लेकिन इस तरह के विद्रोह कभी नहीं देखे। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट करके एक डेटाबेस है जहां पर इस तरह का डेटा इकट्ठा किया जाता है। उसमें कहा गया कि फरवरी से लेकर दिसंबर 2021 के बीच 6,675 क्लैशेस हुए, लड़ाइयाँ हुई, छिटपुट लड़ाइयाँ हुई सेना और इन शस्त्र सुसज्जित संगठनों के बीच। ये लड़ाइयाँ कहीं ज़्यादा हैं जो इतने ही समय में अफगानिस्तान या यमन में देखने को मिली। पिछले 3 ही महीनों में लगभग 2400 इस प्रकार की लड़ाइयाँ या एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैं, सीरिया से भी ज़्यादा। फिर संपादकीय वहाँ के हालात बताने के बाद इस बात पर आता है कि तख्तापलट के बाद से भारत ने बहुत कूटनीतिक अप्रोच अपनाया है म्यांमार पर, जिसमें रिस्ट्रेन भी है, सभी पक्षों से शांति बहाल करने की अपील की गई है, लोकतंत्र के समर्थन में भी बातें की गई हैं, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए भी कहा गया है, लेकिन साथ ही वहाँ का जो मिलिट्री शासक वर्ग है उससे बातचीत का रास्ता भी खोल के रखा गया है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोल के रखी गई है। इस बार दिल्ली ने जुंटा पर यानी म्यांमार के सैन्य शासकों पर कोई सैंक्शन नहीं लगाए हैं। दिसंबर में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला म्यांमार भी गए और जुंटा के टॉप लीडर्स से मिले, वहाँ के अपोजिशन पार्टी और नागरिक समाज के लोगों से भी मिले। इस पहल की तारीफ की गई है भारत में कि भारत ने बहुत बैलेंस्ड अप्रोच अपना के रखा है म्यांमार में। फिर देखते हैं संपादकीय आगे क्या कहता है। संपादकीय कहता है कि तारीफ इसलिए की गई कि वो वर्ग जो भारत के बैलेंस्ड अप्रोच की तारीफ कर रहा है वो मानता है कि ये अप्रोच म्यांमार में चाइना के प्रभुत्व को बढ़ने से रोकेगा, यानी चाइना को काउंटर करेगा और भारत के नेशनल इंटरेस्ट्स, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। किस तरह के राष्ट्रीय हित? वहाँ पर भारत के कई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं वो म्यांमार से बॉर्डर साझा करते हैं। वहाँ पर वो लंबे समय से अशांति जो रही है उसके लिए जो उग्रवादी गुट जिम्मेदार हैं, अगर म्यांमार से हमारे अच्छे संबंध नहीं होंगे तो वो उग्रवादी गुट म्यांमार में जाकर अपने ट्रेनिंग सेंटर्स या अपने ठिकानों को आबाद कर सकते हैं। संबंधों को भारत इसलिए बेहतर रखना चाहता है ताकि वहाँ की सैन्य सरकार इस बात की पुष्टि करे, इस बात को लेकर जवाबदेह रहे कि इस प्रकार के संगठनों को उनकी ज़मीन से ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर संपादकीय इतर बात कर रहा है, अलग बात कर रहा है। क्या कह रहा है संपादकीय? कि दिल्ली को समझना चाहिए कि म्यांमार में मिलिट्री अब वो ही नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। पिछले 12 महीनों ने ये साफ कर दिया है कि मिलिट्री म्यांमार में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने में अक्षम है। वो स्थिरता जो भारत चाहता है कि म्यांमार में बनी रहे। म्यांमार के आर्थिक हालात भी तेजी से खराब हो रहे हैं। वहाँ के लोगों का विश्वास भी सेना में नहीं रहा है। खास तौर पर सेना ने जिस तरह का बर्ताव किया है, अधिनायकवादी अथॉरिटेरियन रवैया अपनाया है जब से सेना सत्ता में आई है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेना के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन से जुड़े हैं। वो लोग भी जो कभी आमतौर पर मॉडरेट माने जाते थे। पूरा बमार रीजन म्यांमार का जो मिलिट्री का गढ़ माना जाता था, आज उसके खिलाफ हथियारबंद खड़ा है। तो म्यांमार के शासकों के पास हार्ड पावर तो है, हार्ड पावर यानी सैन्य ताकत, हथियारों के बल पर मिलने वाली ताकत, हार्ड पावर तो है, लेकिन हार्ड पावर इतिहास गवाह है किसी को लंबे समय तक शासन में नहीं रख पाती अगर पॉपुलर विल, जन समर्थन उस हार्ड पावर के साथ नहीं जुड़ा है। तो संपादकीय आगे बढ़ता है और कहता है कि भारत म्यांमार के द्विपक्षीय संबंधों में जो उत्तर पूर्व के राज्यों से सटे बॉर्डर हैं वो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इस विषय पर भी सेना ने जो स्थिरता थी उसको हिलाया ही है, डगमगाया ही है और स्थिरता नहीं दी है। सांगियांग रीजन जो है, जो कि भारत के 3 उत्तर पूर्वी राज्यों से मिलता है, वहाँ पर सबसे अधिक विद्रोह सेना के खिलाफ देखा गया है। इसी प्रकार से चिन राज्य जो मिजोरम और मणिपुर के बॉर्डर पर है, वहाँ पर भी सेना द्वारा बहुत अधिक कार्रवाइयाँ देखने को मिली।
जिसके चलते वहाँ के हजारों नागरिक भारत में शरण लेने को मजबूर हुए। तो कहा जा रहा है कि म्यांमार की मिलिट्री ने मणिपुर के जो आतंकवादी या अलगाववादी संगठन है उनकी सहायता लेनी शुरू कर दी है, इस बदले में कि हम तुमको शरण देंगे, तुम हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे लोगों को कुचलने में हमारी मदद करो। भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 4 अलगाववादी संगठनों ने म्यांमार की सीमा के अंदर अपने ठिकाने एस्टैब्लिश कर लिए हैं, जहां से वो भारत में हमले कर सकेंगे। नवंबर महीने में ही हमने असम राइफल्स पर एक खतरनाक हमले की कहानी को सच का रूप लेते देखा था। संपादकीय कहता है कि वो आने वाले समय की बानगी भर है। इसके बाद संपादकीय कहता है कि दिल्ली को म्यांमार में बदल रही इन स्थितियों पर ध्यान देना चाहिए और उन लोगों के हाथ मजबूत करने चाहिए जो ना सिर्फ म्यांमार को स्थिरता दें, बल्कि भारत के भी राष्ट्रीय हितों के लिए जो जरूरी चीजें हैं, भारत की सुरक्षा के लिए जो जरूरी चीजें हैं, उसको इंश्योर कर सकें। इसका अर्थ क्या हुआ? संपादकीय कहता है इस बात को कोई भी समझ सकता है। तो यानी कि जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी, जिन लोगों को पद से हटा दिया गया था, पदच्युत कर दिया गया था, वो कहीं ज्यादा समर्थन एंजॉय करते हैं इस समय म्यांमार के समाज में सेना के बजाय, और ये बताता है कि वो स्थिरता बहाल करने में सक्षम हो सकते हैं अगर उनको मौका मिले। इसके अलावा जो तमाम सैन्य संगठन और मिलिशिया उगाए हैं पिछले 1 साल में, उन्होंने भी बता दिया है कि वो मिलिट्री के दमन चक्र से निपटने में सक्षम है। उनमें से एक संगठन ने एक भारतीय उग्रवादी संगठन के ठिकाने पर भी, वो ठिकाना जो म्यांमार की सीमा के उस पार बनाया गया है, उस पर हमला किया। क्यों? क्योंकि वो उग्रवादी संगठन म्यांमार की मिलिट्री के नज़दीक आ रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए ये मौका है कि वो उन संगठनों के साथ जो म्यांमार की सेना के साथ साथ इन उग्रवादी संगठनों को भी अपना दुश्मन मानता है, भारत उन लोगों के साथ अपने संबंध स्थापित करे, पुराने नियमों के चक्कर में ना रहे। आखिर में संपादकीय कहता है कि नई दिल्ली को लगता है कि अगर जुंटा गुस्सा हो गया, मिलिट्री शासक गुस्सा हो गए, तो चीन का प्रभुत्व जो है मिलिट्री पर वो बढ़ जाएगा। लेकिन संपादकीय आगे कहता है कि चीन भी जानता है कि नई सच्चाइयां क्या हैं, और वह सार्वजनिक मंचों पर हाल के समय में म्यांमार में जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं, लोकतंत्र के समर्थन में फोर्सेस हैं, उनके समर्थन में बात कर चुका है या उनसे बातचीत का रास्ता खोल चुका है। इसके अलावा कई पुराने जो सशस्त्र संगठन हैं म्यांमार में, जो आज सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं, उससे भी चीन के पुराने ताल्लुकात हैं। नए संगठनों से चीन के ताल्लुकात इतने मजबूत नहीं हैं। तो इसलिए संपादकीय कहता है कि अगर भारत सच में चीन के प्रभुत्व को म्यांमार में बढ़ने से रोकना चाहता है, तो उसको अभी पहल करनी होगी और नई दोस्तियां म्यांमार में गढ़नी होगी, क्योंकि भारत के लिए स्थिरता जरूरी है म्यांमार में वहाँ की सेना का शासन जरूरी नहीं है। 2021 ने बता दिया है कि म्यांमार की स्थिरता और सेना का शासन साथ साथ तो नहीं जाएगा। तो ये था आज का संपादकीय। भारत म्यांमार संबंधों के भविष्य पर एक नई नज़र से देखने की कोशिश थी। बताया गया कि जो एक ट्रेडिशनल आउटलुक है, वो कहता है कि भारत को वहाँ की सेना के साथ अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोल के रखनी चाहिए, लेकिन एक नया आउटलुक है जो कहता है कि सेना वहाँ पे कमज़ोर भी पड़ रही है। तो जो नए नए लोकतंत्र समर्थक ग्रुप हैं या लोकतंत्र के समर्थन में जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं, भारत को उनके साथ भी अपने कम्युनिकेशन चैनल्स खोलने चाहिए, क्योंकि संभव है कि म्यांमार की स्थिरता का भविष्य उन्हीं संगठनों के हाथ में है। तो मिलते हैं कल नए महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।